आज का लेक्चर बेस्ड है कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कूलम्ब्स लॉ। इसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे और साथ में इसके एप्लीकेशंस, कूलम्ब्स लॉ के ऊपर कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स किस तरीके से बनाए जा सकते हैं। पहले आपको टॉर्सन बैलेंस के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। टॉर्सन बैलेंस एक ऐसा apparatus है जो कूलम्ब ने यूज किया था एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, और इसके बाद उस एक्सपेरिमेंट्स के जो ऑब्जर्वेशंस थे उनकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करके एक इंपॉर्टेंट लॉ दिया। ये हम सब सीख चुके हैं अभी तक कि ऐसे चार्ज पार्टिकल्स जिनके ऊपर सिमिलर नेचर का चार्ज होता है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और ऐसे चार्ज पार्टिकल जिनके ऊपर अपोजिट नेचर का चार्ज होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है अट्रैक्शन के लिए और रिपल्सन के लिए, उस फोर्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के पीछे जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और ये कौन सी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है, ये सब बातें हम कूलम्ब्स लॉ के अंदर सीखते हैं। अगर टू चार्ज्ड पार्टिकल्स स्टेशनरी है और उनके बीच का कुछ सेपरेशन है, तब वो एक दूसरे को रिपेल या जो अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर। कूलम्ब के जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे, फोर्स का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है दोनों पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज है उनके प्रोडक्ट के ऊपर। अगर उनके ऊपर चार्ज है Q1 एंड Q2 तो फोर्स का मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 पर डिपेंड करेगा। साथ में ये भी एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, अगर हम चार्ज को इंक्रीज करते हैं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी उसी रेशियो से इंक्रीज होता है। जैसे हमने दोनों चार्ज पार्टिकल्स में से किसी एक चार्ज पार्टिकल के चार्ज को डबल कर दिया, तो सिचुएशन में दोनों के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड भी डबल हो जाएगा। अब हम एक और सिचुएशन समझते हैं। ये भी एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अगर हम यहाँ पर इस Q1 की वैल्यू को डबल करते हैं तो जो पहले फोर्स लग रहा था, अभी जो इस फोर्स की वैल्यू होगी उस फोर्स का डबल होगी, और ये फोर्स भी न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग 2F हो जाएगा। अगर हम Q2 की वैल्यू को डबल करते हैं तब भी हमें फोर्स डबल मिल जाता है। यहां पर फोर्स 2F। अगर हम एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जिसमें हमने फर्स्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल और सेकंड चार्ज के मैग्नीट्यूड को ट्रिपल किया, तो उस सिचुएशन में हमने देखा कि ये फोर्स पहले फोर्स का 6 टाइम्स हो जाता है। अभी हमें इन सारे एक्सपेरिमेंट से एक रिजल्ट निकालने में आसानी हो सकती है कि यहाँ पर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है डिपेंड करता है इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के ऊपर। और अगर हम इसको और थोड़ा सा मैथमेटिकल मॉडलिंग करके समझें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2। ये प्रोडक्ट क्यों हुआ, ये सब हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इसके मैग्नीट्यूड को डबल किया और इसको ट्रिपल किया, तो फोर्स का 6 टाइम्स होना हमें बता रहा था कि एक्चुअल में इन दोनों चार्जेस की मल्टीप्लाई हुई होगी, तभी ये यहाँ पर 6 टाइम्स हो पाया। तो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमारे सामने निकल कर आता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। इसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच का जो सेपरेशन है उसके अकॉर्डिंग ये फोर्स कैसे चेंज होता है। तो उसके लिए हमें इस डिस्टेंस को चेंज करना होगा। तो फिर से कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। इस सिचुएशन में हमने ये डिस्टेंस R लिया हुआ था। मैं अभी नेक्स्ट सिचुएशन में इस डिस्टेंस को डिक्रीज करके R/2 कर देता हूं। अब यहां पर ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड बट चार्जेस के मैग्नीट्यूड वही है जो फर्स्ट सिचुएशन में थे, Q1 एंड Q2। अब हमने देखा इस सिचुएशन में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो 4 टाइम्स हो गया। इसका मीनिंग ये जो फोर्स है वो इस R डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, और हमें ये भी समझ आया कि शायद ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है या कुछ स्क्वायर वगैरह हो सकता है। कुछ और ऑब्जर्वेशंस देखेंगे तो हमें बात और क्लियर हो जाएगी। इस डिस्टेंस को R से बढ़ाकर
हम 2R करते हैं। हमने देखा इस सिचुएशन में जो फोर्स लगा वो फर्स्ट सिचुएशन के कंपैरेटिवली 1/4 ही रह गया। तो हमें समझ आया इन दोनों सिचुएशन से कि यहाँ पर ये जो फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रहा है। इसका मीनिंग F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। हमें इस लॉ की सेकंड कंडीशन यहां से मिल जाती है। दोनों फर्स्ट और सेकंड फैक्टर्स को कंबाइन करके हमने एक इस तरीके की इक्वेशन हमें मिलती है। F is directly proportional to Q1 and Q2 and inversely proportional to square of distance। लेकिन ये सिचुएशन वैलिड है स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स के लिए। यहां पर हम लोग ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता है। ये इस फैक्टर पर डिपेंड करता है कि दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में हमने कौन सा मीडियम फिल किया है और उसको फिल करने का पैटर्न क्या है। जैसे दोनों स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है हमने इसको कंप्लीटली किसी एक लिक्विड से फिल कर दिया है, तब ये कांस्टेंट अलग होगा। और अगर हमने उसी लिक्विड से इसको पार्शियली फिल किया तब ये कांस्टेंट अलग आ जाएगा। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिपेंड करता है दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में मीडियम के इलेक्ट्रिकल नेचर और उसके फिल करने के पैटर्न पर। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेकर बताता हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन हम एक देख रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा यूज में आती है कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं और इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को हमने स्टेशनरी रखा हुआ है और साथ में वैक्यूम के अंदर है। अब इस सिचुएशन के अंदर इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हम निकालना चाहते हैं। ये फोर्स यहाँ पर F लगा है तो ये इसके ऊपर F अप्लाई करता है। ये हम वेक्टर फॉर्म में इसके बारे में समझेंगे। किसी भी चार्ज पर लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को निकालना चाहते हैं। जब इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में वैक्यूम होता है तो यहाँ पर जो फोर्स निकालने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एक ग्रीक लेटर है जो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मीडियम। इसको हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी बोलते हैं। यहां पर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर होगा। तो वैक्यूम के लिए ये फॉर्मूला यूज में आता है। बट अगर हम एमकेएस सिस्टम के अंदर इसकी वैल्यू देखते हैं, एप्सिलॉन नॉट फॉर वैक्यूम, जिसको हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और ये एमकेएस सिस्टम में होती है। तो इसकी यूनिट भी निकालेंगे अभी, मैं अभी लिख देता हूं, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहां से ये वैल्यू यहां डालने के बाद हमें इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है अप्रोक्सीमेटली 9 × 10⁹ Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और ये जो वैल्यू होती है वो एमकेएस सिस्टम के अंदर होती है। तो अगर हम वैक्यूम की बात करें, इफ स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स आर सिचुएटेड इन वैक्यूम, Q1 and Q2 are situated in vacuum, then magnitude of electrostatic repulsion or electrostatic attraction is directly proportional to Q1, Q2 and inversely proportional to R square, and here constant is 1/4 by epsilon naught Q1 Q2 over R square. Epsilon naught is permittivity for vacuum and value of epsilon naught is 8.85 into 10⁻⁻12 MKS unit. वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट is, यहाँ वैल्यू डालेंगे यहाँ से तो ये मिलेगी 9 into 10⁻9 एंड यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। तो ये हमारे लिए ये फॉर्मूला हमें मिला किसके लिए, फॉर वैक्यूम। अब अगर कोई भी मीडियम इसके बीच में फिल कर देते हैं चार्ज पार्टिकल्स के बीच में तो फिर ये फॉर्मूला वहां पे काम नहीं करेगा। वहां पर अगर हमने मीडियम फिल किया है तो हमारा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इस एप्सिलॉन नॉट की यूनिट और इस पूरे कांस्टेंट की यूनिट के बारे में। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ से ये जो फोर्स लिखा हुआ है वो एप्सिलॉन नॉट पर डिपेंड कर रहा है। तो हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से इस एप्सिलॉन नोट की डायमेंशन और यूनिट निकाल सकते हैं। मैं लिख सकता हूं यहां पर यूनिट ऑफ एलएचएस दैट इज यूनिट ऑफ एफ इज इक्वल टू यूनिट ऑफ 4 पाई जो कि यूनिटलेस कांस्टेंट है। फिर यहाँ पे लिखा जा सकता है यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट इनटू यूनिट ऑफ Q1 एंड Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये लिख सकते हैं यहाँ से यूनिट ऑफ Q1 एंड Q2 ओवर यूनिट ऑफ आर स्क्वायर। तो यहां से यूनिट ऑफ एफ सब जानते हैं, वो होती है न्यूटन, एंड यूनिट ऑफ एफ सब जानते हैं, वो होती है न्यूटन। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट हमें निकालनी है, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट, और यूनिट ऑफ कूलम, यूनिट ऑफ चार्ज होगी कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, एंड आर स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसको इधर शिफ्ट किया तो यहां से हमारी यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट निकल कर आई कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नोट, तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नोट भी निकाल सकते हैं। कूलम की डायमेंशन होती है 80, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। एम्पियर इंटू टाइम, कूलम होता है I इंटू टी, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, आई मतलब एम्पियर और टी टाइम। न्यूटन होता है ML/T-2 और मीटर होता है लेंथ L स्क्वायर। स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसके आगे एक और क्वेश्चन यहां पे बनता है यूनिट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। इसको हम एक नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसकी डायमेंशन निकालने के लिए हम कूलम्स लॉ में जो फोर्स का फॉर्मूला है उसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। इसका मीनिंग हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उस वक्त जब चार्जेस के बीच में वैक्यूम है, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। हम निकालना चाहते हैं इस पूरे कांस्टेंट की यूनिट, तो हम यहाँ पे होमोजेनिटी यूज करेंगे। यूनिट ऑफ एफ इज इक्वल टू यूनिट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू यूनिट ऑफ Q1 एंड Q2 डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ आर स्क्वायर। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, इसकी यूनिट हमें कैलकुलेट करनी है। यूनिट ऑफ चार्ज होगी कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। यूनिट ऑफ आर स्क्वायर होगी मीटर स्क्वायर। यहां से हम यूनिट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट निकालेंगे। इसको इधर शिफ्ट किया, न्यूटन, न्यूटन के साथ ऊपर हुआ मीटर स्क्वायर और फिर कूलम स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया। तो यूनिट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इस तरीके से आई। इसके बाद हम निकालना चाहते हैं डायमेंशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। डायमेंशन निकालने के लिए न्यूटन की डायमेंशन लिखेंगे ML/T-2 एंड फिर उसके बाद मीटर की डायमेंशन लिखेंगे L2। उसके बाद कूलम की डायमेंशन लिखेंगे। कूलम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT, Q इज इक्वल टू IT, I एम्पियर T टाइम। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिल जाता है ML3T-4 एंड A-2। आगे बढ़ने से पहले कूलम्स लॉ के ऊपर कुछ सिंपल एग्जांपल्स देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि दो चार्ज पार्टिकल्स अगर रेस्ट पर हैं और इन दोनों के बीच में वैक्यूम है, तो उस कंडीशन में इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है दोनों चार्ज पार्टिकल के चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पर, इन दोनों के बीच के सेपरेशन पर और इनके बीच में जो वैक्यूम है उसके लिए वैक्यूम की परमिटिविटी के ऊपर। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज हाफ, द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। आपके ऑप्शंस हैं 1/4, हाफ, डबल और 4 टाइम्स। तो देखो आप इसमें 20 सेकेंड्स का टाइम लीजिए और जल्दी से आंसर कीजिए, फिर मैं आपको सोल्व करके बता।
सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1 एंड Q2 और वो वैक्यूम में रखे हुए हैं। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज दैट इज Q1 becomes 4 times of its initial value that is 4Q1 and magnitude of Q2 becomes 6 times of its initial value that is 6Q2, then what will be the force between particles? Here distance between particles is कांस्टेंट। अब इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए फिर से वही कूलम्स लॉ यूज होगा। जब भी चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो कूलम्स लॉ यूज होगा। और एक और बात, मान लिए चार्जेस जो है वो लाइक हैं तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो F होगा, तो इसके ऊपर भी रिपल्सिव फोर्स F होगा। दोनों ही चार्जेस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा। इसको हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज में समझेंगे। यहाँ पर जो फोर्स हुआ सिर्फ इनिशियल फोर्स F नोट है, अभी का जो फोर्स है वो F हो गया है। अभी मुझे इसमें F की वैल्यू को F नोट के टर्म में कैलकुलेट करना है। तो दोनों सिचुएशंस है, दोनों में हम कूलम्स लॉ यूज करते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन में जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा वैक्यूम होने की वजह से हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और यहाँ पर होगा Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें ये इक्वेशन मिल जाती है। अभी हम सेकेंड सिचुएशन के अंदर कूलम्स लॉ यूज कर रहे हैं। वैक्यूम होने की वजह से फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट हमारा कांस्टेंट होगा, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। और दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट, अगर हम दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई करेंगे 24 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहां पर फिर से हमें सेकेंड इक्वेशन मिली। अभी हम ये भी देख सकते हैं कि इसमें F नोट इतनी वैल्यू है तो 24 टाइम्स हो रहा है, या फिर हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर सकते हैं, वो एक ही बात है। तो यहाँ हुआ F बाई F नोट LHS के अंदर और RHS में हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, साथ में 24 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर एंड F नोट की वैल्यू हुई 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। यहां से मैं पुट कर रहा हूं इस वैल्यू को Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये सब कैंसिल होकर यहाँ पर ये 24 ही बचेगा। तो F इज इक्वल टू 24 F नोट। तो यहाँ से हमें पता चला कि फोर्स जो होगा वो 24 टाइम्स हो जाएगा। अभी हम एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। इस सिचुएशन के अंदर जो हमारी इनिशियल सिचुएशन थी, इस क्वेश्चन के अंदर दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन R था और दोनों ही चार्ज को वैक्यूम के अंदर हमने रखा हुआ था। अभी दोनों के बीच का जो फोर्स है वो F न्यूटन है। इसको चेंज करके हम कुछ इस तरीके से बना देते हैं। हमने दोनों चार्जेस के बीच के सेपरेशन को n टाइम्स किया और दोनों चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड है उनको भी चेंज कर दिया। फर्स्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड हुआ x टाइम्स, तो x Q1, एंड सेकेंड चार्ज का मैग्नीट्यूड हुआ y टाइम्स, तो y Q2। अभी हमें बताना है जो इनिशियल फोर्स था F नोट, उसका रिलेशन इस F के साथ क्या होगा। तो देखो, इसको आप खुद से ट्राई करना और आंसर निकाल कर देखना कि F ओवर F नोट कितना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देयर आर टू चार्जेस 1 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम। आपको बताना है द रेशियो ऑफ फोर्स ऑन देम। यहां पर जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है उनका रेशियो क्या होगा। सोचिए, आपके पास 10 सेकेंड्स हैं। और इस चार्ज के ऊपर फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, तो दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जो F1 है यहाँ पे से मैं इसको F1 बोल देता हूँ, इसको F2 बोलता हूँ। तो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, ये दोनों इक्वल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो माइनस लगाऊंगा, इसका मीनिंग इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वेक्टर सम ऑफ F1 एंड F2 इज 0। इसका मीनिंग से होल सिस्टम पर कोई भी फोर्स नहीं लगता। ये इस पर F1 लगाता है, ये इस पर F2 लगाता है, तो टोटल फोर्स 0 हो जाता है।
इसको हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ के अंदर भी डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2 आइडेंटिकल कंडक्टर्स हैं। ये कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं A एंड B और दोनों बिल्कुल शेप एंड साइज में आइडेंटिकल हैं। यहाँ पर इन दोनों के ऊपर कुछ चार्जेज हैं। इसके ऊपर चार्ज है Q1 एंड इसके ऊपर चार्ज है Q2। दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव हैं। इन दोनों के बीच का सेपरेशन है R। इनिशियली हम देखते हैं कि इन दोनों के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है वो F नोट है। ये एक्शन, ये रिएक्शन, ये एक्शन और ये रिएक्शन F नोट है। अभी हमारे लिए क्वेश्चन ये है, हम लोग A और B को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं और फिर हम उनको उनकी इनिशियल पोजीशन पर शिफ्ट कर देते हैं। तो देखो आप समझ रहे होंगे, पहले हमने A और B को R सेपरेशन पे रखा हुआ है, उनके बीच में फोर्स F नोट मिलता है। हमने यहां से उठाया, दोनों को टच किया और फिर उनको उठाकर वापस उनकी इनिशियल पोजीशंस में रखा। इन दोनों के बीच का फिर से सेपरेशन R हो गया। अभी इनके बीच में जो फोर्स आएगा उस फोर्स का से रिपल्सिव नेचर होगा और वो फोर्स होगा F। तो इसमें कैलकुलेट करना है आपको F नोट और F में क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, जो कूलम्ब्स लॉ होता है वो पार्टिकल्स के लिए वैलिड होता है, वो एक बड़े चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड नहीं होता है। तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड होता है चार्ज पार्टिकल्स के लिए और वो भी रेस्ट पर होने जरूरी है। अब रेस्ट वाले पार्टिकल्स के लिए वैलिड है, लेकिन ये तो पार्टिकल्स नहीं है। तो देखो आगे जाकर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो वहां हमें समझ में आएगा कि जो कंडक्टर्स होते हैं, कि जो स्फीयर होते हैं, वो आउटर पॉइंट्स के लिए, मतलब उनके बाहर अगर कुछ निकालना है तो इस तरीके से बिहेव करते हैं कि उनका सारे का सारा चार्ज उनके सेंटर पर कंसंट्रेटेड हो। तो हम लोग, क्योंकि ये स्फीयर एक दूसरे के बाहर रखे हुए हैं, ये इसके बाहर है, इसके बाहर है, तो हम लोग इनके सारे चार्ज को इनके सेंटर पर रखा हुआ एज्यूम कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ कूलम्ब्स लॉ यूज कर पाएंगे। इस बात को याद रखना है आपको। स्फीयर के केस में आप सारे का सारा चार्ज उनके सेंटर पर ले सकते हो, लेकिन कब? जब आप उस चार्ज का इफेक्ट आप उस स्फीयर के बाहर निकाल रहे हो। तो फॉर आउटर पॉइंट्स स्फीयर बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। अब हम लोग इसमें कंडक्शन वाला कंसेप्ट भी यूज करेंगे। जब हमने इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, आइडेंटिकल कंडक्टर्स को कांटेक्ट में रखने पर चार्ज इक्वली डिवाइड होता है। इसका मीनिंग टोटल सिस्टम के ऊपर चार्ज कितना था? Q1 एंड Q2। तो टोटल चार्ज था Q1 प्लस Q2 इस सिस्टम के ऊपर। तो दोनों को आधा आधा चार्ज मिलेगा। इसका मीनिंग इसके ऊपर चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 बाई 2 एंड इसके ऊपर भी चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। इस तरीके से चार्ज होगा। तो अभी जो हमारा न्यू फोर्स होगा वो न्यू फोर्स निकल कर आएगा F इज इक्वल टू K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो ये हुआ Q1 प्लस Q2 बाई 2 इंटू Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एंड R स्क्वायर। तो देखो हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। किसको डिवाइड कर सकते हैं? इसमें F नोट की वैल्यू लिख सकते हैं। F नोट की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गई और ये 2 हो गई। इसमें डिवाइड करके हम Q1 Q2 F नोट में रिलेशन निकाल सकते हैं। अब देखो इसी तरीके के क्वेश्चंस, इसी तरीके की सिचुएशंस मैं आपको बनाकर देता हूं, आप उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखो जब कंडक्टर्स आइडेंटिकल स्फीयर्स के क्वेश्चंस होंगे, जब आइडेंटिकल स्फीयर्स के क्वेश्चंस होंगे तो उनको ऐसे ही सोल्व करना होगा। इसमें हम लोग पहले ये देखेंगे कि हम आउटर पॉइंट्स के एक स्फीयर एक दूसरे के बाहर रखे हैं तो हम उनका सारा चार्ज सेंटर पे रखा हुआ मान सकते हैं। इसका मीनिंग हम कूलम्ब्स लॉ यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर उनको टच किया गया तो ये कंडक्शन हो गया। कंडक्शन से चार्ज देखेंगे, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम फिर से कूलम्ब्स लॉ लगाकर इसको सोल्व करेंगे। 2 इज आइडेंटिकल स्फीयर्स having charges 10 microcoulomb and 40 microcoulomb are separated by distance r. In this situation, 2 identical charge spheres having charges 10 microcoulomb and 40 microcoulomb are separated by distance r. And it is found that
इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बिटवीन टू स्फीयर्स इज एफ नोट। अब हम नेक्स्ट सिचुएशन में क्या करते हैं, दोनों स्फीयर्स को ए एंड बी को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा और फिर उनको सेपरेट किया उसी डिस्टेंस तक, आर डिस्टेंस तक। इस सिचुएशन में दोनों स्फीयर्स के बीच में वैक्यूम है। अभी हम देखते हैं यहां पर जो फोर्स है वो हो गया एफ। अब हम इस एफ का नेचर और इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं एफ नोट के टर्म में। तो यहां पर पहले हम इसके बारे में यहां कूलम्ब लॉ यूज करेंगे, फिर यहां कूलम्ब लॉ यूज करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। आपके पास 30 सेकंड्स हैं, आप इसको सोल्व करके आंसर लिखिए। आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा। अब आपको आंसर चेक करना है। यहां पर हम लोग इसके लिए कूलम्ब्स लॉ यूज करेंगे, एफ नोट 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2। जब कभी भी न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हम लोग चार्ज MKS सिस्टम में इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो चार्जेस को भी हम MKS यूनिट में लेंगे। तो MKS यूनिट चार्ज की कूलम्ब होती है या CGS यूनिट कूलम्ब होती है, तो हम इसको माइक्रो को हटाएंगे। तो यहां लिखेंगे 10 × 10⁻⁻6 कूलम्ब और यहां हो जाएगा 40 × 10⁻⁻6 कूलम्ब डिवाइडेड बाई R²। ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन बनी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहां पर हुआ 400 × 10⁻12 डिवाइडेड बाई R²। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम इस सिचुएशन के लिए कूलम्ब्स लॉ यूज करेंगे, F। अभी देखो, आप यहां इन दोनों को कांटेक्ट में लाते हो और फिर सेपरेट करते हो, तो ये आइडेंटिकल होने की वजह से यहाँ पे चार्ज दोनों के ऊपर फाइनल चार्ज, यहाँ पर दोनों के ऊपर फाइनल चार्ज सेम होगा। 10 और 40 टोटल हुआ 50 माइक्रोकूलम। तो 50 माइक्रोकूलम में से आधा इसको और आधा इसको, इसका मीनिंग 25 एंड 25 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर चार्ज हुआ +25 माइक्रोकूलम एंड यहाँ पर हुआ +25 माइक्रोकूलम। यहाँ वैल्यू डालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट ये है परमिटिविटी फॉर वैक्यूम एंड 25 × 25। मैं इसको बदल लेता हूं दोनों को माइक्रो कूलम से कूलम में, तो 10⁻⁻6 इसका आएगा, 10⁻⁻6 इसका। जैसे इन दोनों में यहाँ फिर 10⁻⁻12 हो गया डिवाइडेड बाई R²। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करके ये सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू हुई F/F नोट इज इक्वल, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब एक और सिचुएशन लेते हैं इसके जैसे ही। यहाँ हमारे पास फिर से 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। आइडेंटिकल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आसान होता है। और नॉन आइडेंटिकल हो तब क्या होगा? तब उसमें हम पोटेंशियल वाले कंसेप्ट में सीखेंगे कि किस तरीके से चार्ज को निकालते हैं। यहाँ पर दोनों स्फीयर्स कंडक्टर हैं और दोनों के ऊपर चार्जेस जो हैं उनकी वैल्यूज हैं 10 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम। इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो हमने देखा वो है F नोट। फिर से वही क्वेश्चन है, इन दोनों को आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं और फिर उसके बाद उनको इनकी इनिशियल पोजीशंस पर रखते हैं। अभी हमें बताना है जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड और उसका नेचर कैसा होगा। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, यहाँ पे अनलाइक चार्ज होने की वजह से यहाँ पर जो नेचर है वो अट्रैक्टिव होगा। तो एफ नोट बाहर को ना होकर अंदर को लग रहा होगा, यहाँ पर अट्रैक्टिव है। देखो डिसिमिलर चार्जेस हैं, एफ नोट अंदर को लगा हुआ है। यहाँ पर देखते हैं कैसा नेचर आएगा और साथ में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एफ नोट के टर्म में कितनी आएगी। तो यहाँ से पहले कूलम्ब्स लॉ यूज करके एफ नोट निकालेंगे। 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, फिर से हमें लिखना होगा 10 इंटू 20, तो 10 इंटू 20 के माइक्रोकुलम को कुलम में भी बदलना है, तो ये हुआ 200 माइक्रोकुलम। तो इसका माइक्रोकुलम 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻12 हो गया, जैसे यहाँ पे हमने किया था। अभी देखो साइन के जहां तक बारे में बात करते हैं, तो आप एक बात अच्छे से समझिए, जब हम किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वहां साइन कोई रोल प्ले नहीं करेगा। ये रोल प्ले कहां पे करता है, जब हम इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी निकालते हैं, मतलब जब हम वेक्टर फॉर्म यूज करते हैं तो वहां पर हम चार्ज को साइन के साथ पुट करते हैं। यहां हमें कोई चार्ज के साथ साइन पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है, और डायरेक्शन हम ऐसे निकाल लेते हैं कि दोनों अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, लाइक होते हैं तो रिपेल करते हैं। और अगर आप इसमें साइन डालना चाहते हो तो उसमें आप एक बात समझिए, अगर आपका फोर्स पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव आने का मीनिंग होगा कि आपका जो फोर्स है वो रिपल्सिव नेचर का है। फिर आपने साइन डाले और आपका फोर्स जो है वो नेगेटिव आ गया, तो अगर नेगेटिव फोर्स आता है इसका मीनिंग वो जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है। तो यहां पर फोर्स अट्रैक्टिव है और इसकी जो वैल्यू है वो इतनी वैल्यू है, ऐसा बोल सकते हैं। या हम लिख सकते हैं एफ नोट की वैल्यू माइनस इतना, इसका मीनिंग वो अट्रैक्टिव है। नेक्स्ट सिचुएशन में देखो, यहाँ पर टोटल चार्ज है 10 और -20, 10 और -20 टोटल हुआ -10, तो यहाँ इस सिस्टम के ऊपर चार्ज हुआ -10 माइक्रोकुलम। अब इस चार्ज को इन दोनों पर इक्वली डिवाइड करना है। क्यों इक्वली? क्योंकि आइडेंटिकल है। तो यहाँ पर हुआ -10 डिवाइडेड बाई 2, इसका मीनिंग -5 माइक्रोकुलम, -5 माइक्रोकुलम। तो जो चार्जेस हैं वो सिमिलर चार्ज होने की वजह से यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स आएगा। इसका मीनिंग ये पॉजिटिव फोर्स होगा और ये नेगेटिव फोर्स होगा। इन दोनों का अगर रेशियो देखेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव इसका रेशियो आने वाला है। तो F की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 हमारा हुआ -5 इंटू -5 तो प्लस हो जाएगा, अगर आप साइन भी रखना चाहते हो तो -12/r0²। ये सेकंड है। अब हम सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करके F की वैल्यू F नोट के टर्म में निकाल सकते हैं। अगर हम साइन के बारे में बात करें तो यहाँ चाहे तो हम नेगेटिव साइन भी लगा सकते हैं, इसका मीनिंग दोनों का नेचर जो है वो अपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमसे पूछा गया है कैलकुलेट मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर। तो यहां पर 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं, हमें नहीं पता इनके ऊपर कितना मैग्नीट्यूड है, लेकिन इन दोनों के बीच का सेपरेशन है 1 मीटर। दोनों चार्ज है, इनके ऊपर हमें मिनिमम मैग्नीट्यूड फोर्स का, इनके ऊपर हमें मिनिमम फोर्स बताना है। तो देखो इसमें हमें थोड़ा सा सोचना है, ये एक कंसेप्चुअल या लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें हम लोग ऐसा मानेंगे मिनिमम फोर्स जब होता है वो वैक्यूम के अंदर होता है, तो यहाँ पर वैक्यूम मानने वाले हैं, ये भी समझ आ जाएगा आपको। और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट और दोनों के बीच के सेपरेशन पर डिपेंड करता है। ये तो हमें गिवन है तो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मिनिमम फोर्स रखना है तो सारी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। ये वैल्यू मिनिमम हमने ले ली है, वैक्यूम के लिए ही ये वैल्यू मिनिमम होती है। इसको भी मिनिमम लेना चाहिए और इसको भी मिनिमम लेना चाहिए। अभी देखिए यहां पर हम लोग यहां वैल्यू लिखेंगे 9 × 10⁻⁹, एमकेएस सिस्टम यूज कर लिया, डिवाइडेड बाई 1² तो 1 हुआ। और Q1 की मिनिमम वैल्यू, मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या पॉसिबल है, तो हमें पता है मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और जिसकी वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो ये वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, इसको लिखेंगे 9 × 10⁻9, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसका आंसर आप मुझे गूगल क्लासरूम ऐप में मैसेज करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन लेते हैं। हमारे पास इस तरीके की सिचुएशन है, अ पार्टिकल हैविंग चार्ज Q is divided into 2 parts such that force between 2 parts is
maximum when parts are fixed at constant distance r। तो ये हमें बताना है। सिचुएशन फिर से समझ लीजिए। हमारे पास एक पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज है Q। अब हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, और किस तरीके से डिवाइड किया कि इनको फिक्स डिस्टेंस r पर रखने पर इन दोनों के बीच में फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम है। क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है चार्ज ऑन ईच पार्ट। तो इसके ऊपर आपको चार्ज बताना है और इसके ऊपर भी आपको चार्ज बताना है कितना होगा। ये हमें कैलकुलेट करना है चार्ज कितना होगा। तो करते हैं, देखो इसको। यहां पर Q है चार्ज, ऐसा मान लेता हूं फर्स्ट वाला जो पार्टिकल है फर्स्ट वाला जो पार्ट है A, उसके ऊपर चार्ज है से X। तो दूसरे वाला पार्ट B पर चार्ज होगा Q माइनस X, क्योंकि टोटल चार्ज Q है। दोनों को ऐड करेंगे तो Q आएगा। अब मैं यहां पर फोर्स निकालता हूं। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट, X इंटू Q माइनस X डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q X माइनस X स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसमें कांस्टेंट क्या क्या है वो भी देख लीजिए। ये कांस्टेंट है, R स्क्वायर भी कांस्टेंट है और Q भी कांस्टेंट है। अभी हमारे पास वेरिएबल क्या है, जब हम X बदलते हैं तो F बदल जाएगा। क्यों X बदलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि X को कितना रखा जाए कि इनके बीच का फोर्स मैक्सिमम हो, मतलब X की कितनी वैल्यू हो कि फोर्स जो है वो मैक्सिमम हो जाए। तो आपने मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट पढ़ा है। अगर कोई भी क्वांटिटी जैसे y x पर डिपेंड करती है, मतलब x का फंक्शन है, और आप y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हो, तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y आपको क्या करना होगा, dy by dx, इसको पुट करना पड़ेगा 0। एंड फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ y, उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा आपको, dy by dx को 0 पुट करना पड़ेगा। मतलब इसका ग्रेडियंट या स्लोप, इसका इस ग्राफ का स्लोप 0 जहां हो जाएगा वहीं पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगी। जैसे से इस तरीके का ग्राफ है, ये y है और ये x है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ मैक्सिमम है वैल्यू, तो जहां y की वैल्यू मैक्सिमम या फिर मिनिमम होगी, लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमा होगा, वहां पर इसका स्लोप मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x 0 होगा। स्लोप का मीनिंग इसके टेंजेंट के स्लोप से है, इस पॉइंट पर tan थीटा 0 होगा। अभी दोनों के लिए, अब दोनों में अंतर कैसे समझेंगे, कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, तो वो भी हमें पता है। +1 में हमने पढ़ा है मैथमेटिकल टूल्स के अंदर कि यहां पर जहां मैक्सिमम होता है उसके बाद ये स्लोप नेगेटिव हो जाता है। इसका मीनिंग जो स्लोप में चेंज है, जो स्लोप में चेंज होने का रेट है वो नेगेटिव होगा। स्लोप क्या है, dy by dx, और इसमें चेंज होने का रेट क्या होगा, डेरिवेटिव इसका। तो dy by dx का डेरिवेटिव, इसका मीनिंग डबल डेरिवेटिव, जहां पर नेगेटिव हो जाएगा वहां पर ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। और जहां पर ये डबल डेरिवेटिव, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d2y/dx स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव देखो, इसके बाद पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा, चेंज यहाँ 0 यहाँ पॉजिटिव, तो चेंज हुआ पॉजिटिव माइनस 0 0, तो पॉजिटिव माइनस 0 पॉजिटिव माइनस 0 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, तो ये इससे पहचानेंगे। तो यहाँ पर हमें इस मैथ्स के कंसेप्ट का यूज करके आगे सोल्व करना होगा। तो मैं लिखने वाला हूँ df/dx। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि f किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर, बाकी सब कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। f की वैल्यू डाली हमने, f की वैल्यू डालते हैं। f की वैल्यू हुई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx माइनस x स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। इसको हम कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर, और देखो ये ब्रैकेट में हुआ d/dx और साथ में हुआ qx माइनस x स्क्वायर। तो एक्चुअल में हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां पर df/dx की वैल्यू होती है, यहां ये कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करेंगे, q और x का हुआ 1 और माइनस इसका हुआ 2x। तो यहां पर हमें इसके लिए इसकी वैल्यू पता लगी।
अब हम इसके आगे क्या करने वाले हैं, मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी, उसका पता करने के लिए हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, d2f ओवर dx स्क्वायर। तो डबल डेरिवेटिव करते हैं तो देखिए ये तो ऐसा ही आएगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, यहाँ पर होगा q और माइनस x का हो जाएगा 1, q का हो जाएगा, यहाँ पर होगा q का डिफरेंशिएशन जो कि 0 होगा और इस 2x का होगा 2, तो -2। तो देखो ये एक तो एक पॉजिटिव वैल्यू है माइनस, इसका भी नहीं, ये वैल्यू नेगेटिव हुई, तो यहाँ पर जो वैल्यू निकालेंगे वो नेगेटिव मतलब मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है। अब निकालेंगे कैसे वो वैल्यू, वो भी देख लीजिए। तो हमें क्या करना है, डी मैक्सिमम हो या मिनिमम, उसके लिए क्या करना होता है, उसको 0 के इक्वल पुट करना होता है, df बाई dx को पुट करेंगे 0 के इक्वल। अब देखो ये सारी वैल्यू जब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये तो 0 में चला जाएगा, तो क्या बचेगा, q माइनस 2x इज इक्वल टू 0, q माइनस 2x इज इक्वल टू 0, और यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, q बाई 2। तो इसका मीनिंग q बाई 2 x की वैल्यू होगी। अब देखो q बाई 2 x की वैल्यू होने का मतलब क्या हुआ, ये q बाई 2 हुआ, तो दूसरे पर चार्ज कितना आएगा, q माइनस x की वैल्यू q बाई 2 है, इसका मीनिंग q बाई 2, तो दूसरे पर भी चार्ज होगा q बाई 2। अगर हम q बाई 2 और q बाई 2 चार्ज रखते हैं तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम आएगा, क्यों, क्योंकि इसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया है। अब ये हम मैक्सिमम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम फोर्स होगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 q1 q2 q बाई 2 बाई q बाई 2 ओवर r स्क्वायर, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर ओवर 4 r स्क्वायर। तो एक पार्टिकल को अगर दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि उनके बीच का फोर्स मैक्सिमम हो जाए, तो उस सिचुएशन में उनको हमें इक्वली डिवाइड करना होगा। और भी इसमें क्वेश्चंस करेंगे, पर पहले थोड़ा आगे कर लेते हैं इसमें। अब हम एक ऐसी सिचुएशन डिस्कस करेंगे जिसमें दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में हम लोग एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देते हैं। डाई इलेक्ट्रिक का मीनिंग होता है इंसुलेटिंग मीडियम। जैसे हमने यहाँ पर 2 पार्टिकल्स लिए हुए हैं Q1 एंड Q2, और हम इनके बीच में एक कोई भी मीडियम यूनिफॉर्मली फिल कर देते हैं। मीडियम मतलब जैसे कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मीनिंग होता है इंसुलेटर। जैसे आपने कोई भी इंसुलेटर इसमें फिल कर दिया, जैसे आपने इसमें वुड डाल दी है, जैसे आपने वुड रखा है, या फिर आपने इसमें माइका रखी हुई है, या और भी कुछ इसमें रखा हुआ है आपने इस तरीके से, तो कोई मीडियम आपने, और हाँ जो फिल क्या है वो इसके बीच का जो पूरा स्पेस है उसको फिल कर दिया इस मीडियम से। तो ये इंसुलेटिंग होने की वजह से चार्ज ऐसे ट्रांसफर नहीं होगा इसमें। तो अभी जो फोर्स है वो थोड़ा हमारा फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन करने होंगे। देखो जो भी कोई ये मीडियम होता है, इस मीडियम के ऊपर भी फोर्स डिपेंड करता है। तो इस मीडियम की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं परमिटिविटी। इसको लिखा करेंगे एप्सिलॉन मीडियम, एप्सिलॉन मीडियम। तो ये एप्सिलॉन मीडियम जो होती है परमिटिविटी होती है, सभी के लिए अलग अलग होती है। इसमें जो परमिटिविटी की वैल्यू मिनिमम होती है वो वैक्यूम के लिए होती है। वैक्यूम के लिए जो परमिटिविटी होती है उसको एप्सिलॉन नॉट भी लिख देते हैं, और इसकी MKS वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और यूनिट इसकी होती है कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है वो वैक्यूम के लिए होती है। इसका मीनिंग अगर पार्टिकल्स के बीच में यहाँ पर वैक्यूम है तो फोर्स जो है वो मिनिमम आएगा। फोर्स मिनिमम क्यों आएगा, क्योंकि परमिटिविटी डिनोमिनेटर में होता है, तो मिनिमम आ जाएगा। इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ओवरऑल ये मिनिमम आ जाएगा। पर एक और टर्म होता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को हम लिखते हैं एप्सिलॉन R, और इसको एक और नाम देते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी एक्चुअल में किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को वैक्यूम की परमिटिविटी से कंपेयर किया जाता है। तो अगर आपको किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है, इसका मीनिंग वैक्यूम के रिलेटिवली निकालनी है। जैसे आप रिलेटिव डेंसिटी निकालते थे तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर,
तो उसी तरीके से यहाँ वैक्यूम से कंपेयर करते हैं। वहां रिलेटिव डेंसिटी के लिए वाटर से कंपेयर करते थे, यहाँ पर वैक्यूम से कंपेयर करते हैं। तो हम लिखेंगे परमिटिविटी फॉर मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी फॉर वैक्यूम, तो ऐसे हो जाता है। तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लिख सकते हैं के, ये हो जाएगा मीडियम डिवाइडेड बाय वैक्यूम। तो यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ मीडियम होगा एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर या फिर एप्सिलॉन नॉट इनटू के, ये एक ही बात है। एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू आपको गिवन होती है, आपको मीडियम की परमिटिविटी की वैल्यू गिवन नहीं होती है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूं आपको। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसे वाटर है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगभग 81 होता है। जैसे कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है इन्फिनिटी। और वैक्यूम के लिए अगर आप निकालोगे तो वैक्यूम के लिए जैसे यहां से वैल्यू रख के निकालोगे तो यहां भी एप्सिलॉन नॉट, यहां भी एप्सिलॉन नॉट, तो ये 1 आ जाएगा। लेकिन ये कंडक्टर के लिए होता है इन्फिनिटी। बट कंडक्टर तो अलग चीज हो गई, वो डाइलेक्ट्रिक्स नहीं होते हैं। यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ फिर किस तरीके से यूज होगा, तो दो चार्ज पार्टिकल जिसके बीच में कंप्लीटली मीडियम को फिल किया हुआ है, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों पर इक्वल होता है, वो होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई। और यहाँ पर वैक्यूम की जगह आएगा एप्सिलॉन मीडियम, बाकी वही रहेगा Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये हमने स्केलर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ लिखा है। F इज इक्वल टू 1/4 पाई। अब इस एप्सिलॉन मीडियम न लिखकर इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R या फिर K। इस तरीके से भी आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। और साथ में हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, एप्सिलॉन नॉट K, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब हम कभी भी दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स निकालेंगे, जब उनके बीच का जो स्पेस है वो यूनिफॉर्मली फिल्ड हो किसी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, जिसमें वैक्यूम भी इंक्लूडेड है। अगर ये वैक्यूम के लिए लगाना चाहते हैं तो K की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो वही फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से ये K पर भी डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर भी डिपेंड करता है। अब अगर मैं एक इसका एग्जाम्पल लेता हूं, तो जैसे मैंने यहाँ पर दो चार्ज पार्टिकल्स लिए Q1 एंड Q2, कहा कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन है R, और पहले वाले पार्ट में इन दोनों के बीच में वैक्यूम है और यहाँ पर फोर्स लग रहा है F1। दूसरी सिचुएशन में इन दोनों के बीच में हमने वाटर को फिल किया और इन दोनों के बीच में फोर्स आया F2। तो अभी हमें बताना है कि यहाँ पर कि F1 F2 का रेशियो क्या होगा। तो देखो उसको निकाल सकते हैं। वैक्यूम के लिए लगाएंगे फॉर्मूला F1, तो वहां लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और K की वैल्यू वैक्यूम के लिए कितनी होगी 1, क्योंकि हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। मीडियम यूनिफॉर्मली फिल्ड है, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सेकेंड सिचुएशन में जो F2 होगा, जब इसमें वाटर फिल कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है वाटर का 81, तो ये हो गया 81 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। दोनों को हमने डिवाइड किया तो यहाँ से काफी कुछ कैंसिल हो गया और यहाँ से हमने निकाला 81। तो इसका मीनिंग वैक्यूम में जो वैल्यू होगी वो वाटर में वैल्यू का 81 टाइम्स होगी। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट काम कर सकता है। अभी हम नेक्स्ट सिचुएशन डिस्कस करते हैं। इस सिचुएशन में हमने दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है उसको पार्शियली फिल किया हुआ है किसी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, जिसकी थिकनेस है T और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। तो सिचुएशन क्या है, व्हेन स्पेस बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स इज पार्शियली फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट K एंड थिकनेस T। तो यहां पर हम देखिए कूलम्ब्स लॉ वो यूज नहीं कर सकते डायरेक्ट, क्योंकि यहां पर दो तरीके के मीडियम हो गए हैं। यहां से यहां तक देखोगे तो आपको नजर आएगा वैक्यूम, यहां से यहां तक नजर आएगा मीडियम, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और यहां से यहां तक फिर से आपको नजर आएगा वैक्यूम। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो मीडियम है कितनी डिस्टेंस में T, और वैक्यूम कितनी डिस्टेंस तक है, वैक्यूम है R माइनस T, इतने डिस्टेंस तक वैक्यूम है। तो यहां पर फोर्स निकालने के लिए आप कूलम्ब्स लॉ में
थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हो। कैसे वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले फॉर्मूला याद रखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट, सिंपल वही है Q1 Q2 ओवर, यहां आपको लिखना है R यहां पर ये सेपरेशन था, R माइनस टी, तो R माइनस टी वैक्यूम का डिस्टेंस है, प्लस T√K होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर यहाँ डिनोमिनेटर का है, कुछ इस तरीके से R माइनस टी प्लस T√K होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज होगा। देखो अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो ये डिस्टेंस किसकी है, ये डिस्टेंस है वैक्यूम की, ये डिस्टेंस है वैक्यूम की, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये किसकी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है मीडियम की। तो हम ऐसा समझ सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं कि जब कभी भी एक से ज्यादा मीडियम आ जाए, वैक्यूम के साथ मीडियम हो, तो हम इसको वैक्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, हम इसकी थिकनेस को बदलेंगे, इसकी थिकनेस को T ना लेकर क्या लेंगे, T√K, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो कि यूनिटलेस कांस्टेंट होता है, इसके बारे में अभी समझेंगे। तो यहाँ पर ये जो T है ये थिकनेस है, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, R माइनस टी, तो यहाँ वैक्यूम डायरेक्ट दिख रहा है, और इस मीडियम को वैक्यूम में कन्वर्ट किया तो कितना लिख सकते हैं, T√K, तो यहाँ से आएगा टोटल डिस्टेंस हो R माइनस टी प्लस T√K होल स्क्वायर, और दोनों के बीच का वैक्यूम का सेपरेशन है, तो वैक्यूम वाला फॉर्मूला लगाया, वैक्यूम के फॉर्मूले में यहाँ एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर आप इससे वो दोनों सिचुएशंस डिस्कस करना चाहें जब प्योर वैक्यूम है, तो दोनों पार्टिकल्स के बीच में अगर वैक्यूम है तो इसका मीनिंग T की वैल्यू 0 है। अगर T की वैल्यू 0 डालोगे तो देखो आपका वही फॉर्मूला निकल कर आएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई यहाँ 0 तो R स्क्वायर, और हम कहें कि इसमें पूरे में एक मीडियम फील्ड है, तो मीडियम में यहाँ पर T की वैल्यू किसके इक्वल होगी, R के, सारा ही फिल है, तो यहाँ पे R यहाँ पर R, तो ये कैंसिल हो गया 0, R√K होल स्क्वायर, इसका मीनिंग R स्क्वायर इंटू K, तो वही फॉर्मूला बना यहाँ पर। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला सब जगह यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर यहाँ सारा ही स्पेस मीडियम ने फिल किया हुआ है, तो यहाँ वैक्यूम की डिस्टेंस हुई 0, तो यहाँ लिखेंगे 0, और यहाँ लिखेंगे इस मीडियम को वैक्यूम में बदलने के लिए हम लिखेंगे R√K, तो R√K होल स्क्वायर, तो इस तरीके से बन जाएगा, तो इसको कर सकते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे कंडक्टर है, एक सिचुएशन ले रहे हैं, 2 पार्टिकल्स हैं Q1 Q2, उनके बीच में कंडक्टिंग मीडियम है, तो कंडक्टिंग मीडियम के लिए जो K की वैल्यू है वो इनफाइनाइट होती है। तो इनफाइनाइट अगर आप यहाँ पर पुट करने वाले हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K के लिए इनफाइनाइट हो गई, Q1 Q2 और R स्क्वायर, तो आपका फोर्स 0 निकल कर आएगा। इसका मीनिंग कंडक्टर अगर रखा तो फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक होगा K और एप्सिलॉन R की यूनिट और डायमेंशन। तो देखिए K की जो यूनिट होगी, K सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो है, इसलिए इसकी यूनिट नहीं होगी, यूनिट लेस क्वांटिटी है, और साथ में इसकी डायमेंशन भी नहीं होगी, ये डायमेंशन लेस भी होगा। एप्सिलॉन R भी यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू।